हे गाइस, सो आज हम देखेंगे जो SAIT का एग्जाम हुआ था 2017 का 15 अक्टूबर 2017 में, और जो SACS का एग्जाम हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन ओवरलैप थे। तो डिस्टिंग्विश करके मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 6 और 7 क्वेश्चंस विल बी डीलिंग इन 1 और 2 वीडियोस। सो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये SAIT में से क्वेश्चन लिए गए हैं, सो विल बी टेकिंग अप दैट जो NIC का या नाइलेट का बेसिकली क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसमें से। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ डेटाबेस रिलेशन RABCD। हमारे पास एक डेटाबेस का रिलेशन है जिसमें बेसिकली 4 कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स आप कह सकते हैं। RABCD रिलेशन का नाम R है। द डोमेन्स ऑफ ABC एंड D इंक्लूड ओनली एटॉमिक वैल्यूज। अब जब एटॉमिक वैल्यूज की बात आती है कि सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज हैं, तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि फर्स्ट NF में तो मेरा ये टेबल है, ये वाला जो टेबल है ये फर्स्ट NF में तो है ही है, ठीक है। ओनली द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंस। अब कुछ FDs दी हुई है मेरे पास। FDs में बेसिकली क्या दिया हुआ है, FDs में आई हैव दैट A to C एंड B to D। ओके, सो ये मेरे पास 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं। इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए अब मैं सबसे पहले किसी भी नॉर्मल फॉर्म को निकालने के लिए, उसने नॉर्मल फॉर्म के बारे में पूछा है, किसी भी हाईएस्ट या लोएस्ट नॉर्मल फॉर्म को निकालने का सबसे पहला तरीका क्या है, दैट वी नीड टू फाइंड अ कैंडिडेट की। ये मैंने नॉर्मलाइजेशन की 3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें सारी फॉर्म्स डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल विद एग्जांपल के साथ। आप वो देख सकते हैं, आई विल पोस्ट अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सबसे पहले हम कैंडिडेट की फाइंड करते हैं। अब कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं, अब राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे जो मेरा राइट हैंड साइड है वहां पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स नहीं है, राइट हैंड साइड पे देखना पहले। तो A और B हैं जो वो राइट हैंड साइड पे नहीं है, मतलब इन्हें कोई बना नहीं सकता, ठीक है। अब मैं बताता हूं बनाने का क्या मीनिंग है। C को A बना सकता है, मतलब अगर मेरे पास A है तो AB तो मिलेगा ही मिलेगा, C भी मिल जाएगा, और अगर मेरे पास B है तो D भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई ओनली कैंडिडेट की। मान लीजिए अगर आप A और C के साथ जाते हैं, A और C को कैंडिडेट की बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, A और C मिलेंगे, ना B मिलेगा ना D मिलेगा, तो ये नहीं कैंडिडेट की बन सकती। कैंडिडेट की करती क्या है कि एक ऐसी की, एक ऐसा यूनिक फैक्टर और एक ऐसे यूनिक एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन जो सारे टेबल के एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, ठीक है। वैसे वो ट्रिवियल हो जाएगा बट सभी को कर पाए, ठीक है। सो नाउ गोइंग विद लेट्स से CD से मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ C और D मिलेंगे, A और B नहीं मिलेंगे, तो ये भी नहीं है। AD को ले लेते हैं, A, C और D मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन B नहीं मिल पाएगा, सो ये भी नहीं हो सकता। नाउ मान लीजिए A B D कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां से क्या मिल जाएगा, मुझे A B और D मिलेगा, ठीक है, C नहीं मिल पाएगा। सो मान लीजिए अब मेरे पास A और D है, A और D तो मैंने ऑलरेडी ले लिया, ठीक है। बट आई विल डू इज आई विल गो विद AD हो गया हमारे पास, AC हो गया है, BD हैव वी डन BD, नो वी हैव नॉट डन BD। अगर हम BD ले लेते हैं, ठीक है, तो भी मेरे पास सिर्फ BD ही मिलेगा, मुझे A और C नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने ट्राई किए कैंडिडेट की बनाने के लिए, बट मेरे पास कैंडिडेट की अब बन नहीं सकती, सिर्फ कैंडिडेट की एक ही बनी, AB, जिससे मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज द ओनली कैंडिडेट की अवेलेबल है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि अब मुझे देखना है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। अगर मैंने AB को की मान लिया तो मुझे ABCD मिल गए। मान लीजिए अगर मैं ABC को की मान लेता हूं तो भी मुझे ABCD मिल गए। अगर मैं ABD को मान लेता हूं तो मुझे ABCD मिल गए। यहां पे हमने गलत कर दी, यहां पे CD आना था, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें ABCD मिल गए हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं करता हूं AB एंड देयर इज ABCD, इफ देयर इज द थिंग, अब मुझे कीज तो मिल गई, मेरी एक की ये मिल गई, दैट इज कैंडिडेट की। वी कैन से दीज आर दी सुपर कीज, ठीक है। नाउ अब AB से मुझे ABCD मिल गया, तो C है ना, जो यहां पे जो ये C है, ये सिर्फ और सिर्फ A पे डिपेंड करता है, B पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। पूरी कैंडिडेट की ये है कंप्लीट, AB एक की है, अकेला A की नहीं है या अकेला B की नहीं है। सो जो C है वो मेरा A पे डिपेंड करता है सिर्फ, दैट इज पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है कि मेरा जो की है उसका कुछ पार्ट जो प्राइम एट्रीब्यूट है
ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, सी और डी यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो, क्योंकि वो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। तो अगर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पूरी कैंडिडेट की बजाय किसी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे डिपेंड कर रहा है, फुली डिपेंड कर रहा है, it means it's a partial dependency. Why partial dependency? Why partial is there? Because पूरी कैंडिडेट की ए बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी। और अगर ए और बी मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, and C and D are my non-prime attributes because these are not the part of my candidate key. So it means अगर A B candidate की बनती है और जो C है वो सिर्फ A पे डिपेंड करता है, जो D है वो सिर्फ B पे डिपेंड करता है, it means there is a P to NP। प्राइम एट्रीब्यूट पे NP है जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो डिपेंड तो कर रहा है लेकिन पार्शियली डिपेंड कर रहा है, पूरी की पूरी कैंडिडेट की पे नहीं डिपेंड कर रहा। इसका मतलब वो सेकेंड NF में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेकेंड NF की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सो अब हाईएस्ट फॉर्म में क्या हुआ कि ये किस फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में होगा। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो ये है नहीं। अब जब सेकंड में ही नहीं है तो थर्ड में नहीं हो सकता। लेकिन जब एटॉमिक वैल्यूज कहा है तो उसने कहा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है बट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। दिस इज ट्रू, करेक्ट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर आर एटॉमिक वैल्यूज। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ पार्शियल डिपेंडेंसी। इफ देयर इज नो सेकंड नॉर्मल फॉर्म देयर शुड नॉट बी थर्ड और फोर्थ और PCNF। सो दैट्स व्हाई ओनली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बट दिस रिलेशन इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर दिस। ओके, इसमें क्या कहा गया है? कंसीडर सिस्टम हैविंग m रिसोर्सेज ऑफ द सेम टाइप and these resources are shared by 3 processes. Okay, I have m resources which have been shared like this in these 3 processes A, B and C, which have peak time demands which is 3, 4 and 6 respectively. The minimum value of m, पहली बात तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक प्रश्न ये है that ensures that deadlock will never occur। नेवर बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पे, ठीक है। कंडीशन ऐसी हो कि मिनिमम वैल्यू और रिसोर्सेज लगा और डेडलॉक कभी ना आए, यही ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा मेथड क्या है? जस्ट डू -1 फ्रॉम ईच। हियर विल बी 2, हियर विल बी 3, हियर विल बी 5 एंड ऐड देम अप एंड ऐड 1। क्यों कह रहा हूं ये बताऊंगा। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10, 5 + 3 8 + 2 10। और ये तो होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ m। लेकिन डेडलॉक अगर कभी ना हो तो हम एक और ऐड कर देते हैं। ये मेरी मिनिमम वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज आ गई जिससे डेडलॉक कभी अक्कर नहीं होगा। मिनिमम ये है, इससे ऊपर अगर कुछ मिल जाए तो बहुत बेहतर, ठीक है। लेकिन मिनिमम ये है, तो मिनिमम विल बी 11, मैक्सिमम विल बी more than 11। equal to or greater than 11 will be the case, ठीक है, कि जिसमें डेडलॉक कभी अक्कर नहीं होगा। लेकिन इट इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज विच वी रियली नीड टू रन दीज 3 प्रोसेसेस जो A, B एंड C हैं विदाउट एनी डेडलॉक, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सब में से मैंने मुद्दे की बात किया थी, अगर सॉल्व करना है तो सब में से मैंने एक माइनस कर दिया, जो मेरे पास टोटल वैल्यू है जो कि ये आई, ये 10, ठीक है, उसमें एक ऐड कर दिया ताकि डेडलॉक कभी एक करना हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। क्वेश्चन बहुत आसान है अगर मैं यहां तक की बात करूं, लेकिन जो ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं। जो असली ऑप्शन है वो दिया ही नहीं हुआ। क्यों नहीं दिया मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या कहा है? द एड्रेस ऑफ क्लास बी, इतना ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब एक क्लास बी का होस्ट का एड्रेस मुझे दिया हुआ है। एक मेरा आईपी क्या होता है? 8.8.8.8, यही मेरे पास ऑक्टेट होता है। क्लास बी में मेरे पास ये 2 ऑक्टेट होते हैं विच इज कॉल्ड एज नेटवर्क आईडी, और ये जो 2 ऑक्टेट होते हैं विच इज कॉल्ड एज होस्ट आईडी। इतना हमें पता लगे, यहां तक पढ़ा है मैंने अभी तक तो सिर्फ क्वेश्चन।
इज टू बी स्प्लिट अप इनटू सबनेट्स। सबनेटिंग करने, सबनेटिंग का प्रोसीजर क्या होता है कि आई विल टेक नंबर ऑफ बिट्स, जितने मुझे सबनेट्स चाहिए वो मैं HID से लूंगा और NID में डाल दूंगा, ये प्रोसीजर है। ठीक है, अब विद 3 बिट सबनेट नंबर, अब मुझे दिया हो कि 3 बिट का सबनेट नंबर है, 3 बिट का माने कि 000 से लेके 111 तक, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 2 की पावर 3, दैट इज 8 कॉम्बिनेशंस। अगर 8 कॉम्बिनेशन बनाना है तो मुझे 3 बिट्स चाहिए, तो 3 बिट्स के सबनेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होस्ट आईडी से मुझे 3 बिट्स निकालने पड़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 बिट्स हैं जो 8 में से 3 बिट NID को दे देता हूँ सबनेट बनाने के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास कितने बिट्स रहेंगे, 5 और ये 8, तो होस्ट आईडी अब कितने बिट्स की रहेगी, 13 बिट्स की। ठीक है, 16 टोटल थे, दिस और दिस 8 + 8 16, 3 बिट्स मुझे NID को देना पड़ा, क्यों, क्योंकि मुझे 8 सबनेट बनाने हैं विद 3 बिट सबनेट नंबर, और 3 बिट्स मुझे यहां से निकाल के NID को देनी पड़ी। तो यहां पे मेरी NID पहले 16 थी, लेकिन अब जो 3 बिट्स आ गए तो NID होगी 19, जिसमें मेरे 8 सबनेट्स भी इन्वॉल्व हैं, और पर नेटवर्क देयर आर 2 की पावर 13 होस्ट्स। लेकिन अब इसमें से हम फर्स्ट NID दैट इज कॉल्ड एज सबनेट ID एड्रेस एंड द लास्ट एड्रेस विच इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टेड एड्रेस, अगर वो निकाल देते हैं तो 2 की पावर 13 - 2 विल बी द नंबर ऑफ होस्ट वी कैन कॉन्फ़िगर। ये 2 किस किस के लिए हैं, ये 2 हैं 2 चीजों के लिए, सबनेट ID के लिए जो पहला एड्रेस होता है फर्स्ट एड्रेस, और लास्ट क्या होता है, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टेड एड्रेस, ये 2 उसके लिए माइनस किए हैं मैंने। तो इतने होस्ट मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरे कितने हो गए, सॉरी फॉर दैट ग्लिच। सो ये मेरे पास अब कितने आ गए हैं, अगर मैं 2 की पावर 13 - 2 करता हूं तो मेरे पास कितने हो गए, 8192। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 13 का 8192 आएगा, -2 विल बी 8190 होस्ट। तो ये मेरे पास आंसर आता है। तो उसने कहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स, वो हमने निकाले कि 3 बिट से 8 सबनेट बन सकते हैं, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं, 8190, 2 मैंने निकाल दिए, इतने होस्ट हो सकते हैं पर सबनेट। सो ये मेरा आंसर आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन है ही नहीं। जब ऑप्शन ही नहीं है सो वी कांट से एनीथिंग, बट कई वेबसाइट्स पे यहाँ पे नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है विच कैन बी करेक्ट, लेकिन आंसर ये है मेरा 8 सबनेट्स एंड 8190 होस्ट। 8192 भी लिख सकता था मैं अगर इन दोनों को इंक्लूड कर लेता, दैट इज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टेड एड्रेस एंड सबनेट ID। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So moving on to next question, consider the following declaration int a which is okay। इसे बना लेते हैं गाइस, पॉइंटर का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एक रामबाण बता रहा हूं, वो यही है कि क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली बना लो, कभी गलती नहीं होती। लेट मी गिव यू वन स्निपेट ऑफ दिस। मान लीजिए इंट a है, मतलब कि मैंने a को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने का मतलब एक वेरिएबल को, जो कि a नामक वेरिएबल है, उसको मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी, इंटीजर वेरिएबल विच इज कैन बी 2 to 4 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर। तो a को मैंने मान लीजिए इसका एड्रेस रख दिया 100, एड्रेस रखा है, वैल्यू नहीं रखी, बाल्टी भी खाली है, वेरिएबल को अगर बाल्टी मान लें तो वो भी खाली है। ठीक है, सो मान लीजिए उसमें कुछ भी है, x वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, पॉइंटर इज ऑल्सो वेरिएबल, ये याद रखना। तो पॉइंटर वेरिएबल लिया, मान लीजिए इसका एड्रेस मैं 200 रख लेता हूं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल में रखा क्या, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या है 100, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 रख दिया, जो कि अब ऐसे पॉइंट करेगा, इसलिए इसे पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर रखा है, पॉइंटर टू पॉइंटर, तो मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, सबसे पहले बेसिक से चलेंगे, इसका नाम है c, मान लीजिए इसका एड्रेस है 300, ये अपना वेरिएबल है। अभी इसकी बात मत कीजिए आप x, a और b की, सिर्फ आप c की बात कीजिए, दैट इज 300, और उसके बाद ये पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, पहले तो इसमें एड्रेस ऑफ b है, एड्रेस ऑफ b क्या है 200, तो ये ऐसे पॉइंट करने लग गए ऐसे। ठीक है, उसका मतलब क्या है, ये भी c भी एक पॉइंटर है, जो किसको पॉइंट कर रहा है, जो ऑलरेडी एक पॉइंटर है,
इसलिए पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब C इज अ पॉइंटर विच पॉइंट्स टू अ पॉइंटर। ठीक है, ये इसका मीनिंग था। लेट मी इरेज दैट, आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको? इसलिए इसे पॉइंटर टू पॉइंटर बोलते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद क्या है, ए में मैंने क्या डाल दिया 4, मतलब पहले x था मैंने माना था, अब मैंने इसमें 4 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, स्टार स्टार सी दैट इज पॉइंटर टू सी में क्या डाल दिया 5। पहले सी के अंदर था 200, 200 को जब अंदर गया, अब इसका मीनिंग स्टेटमेंट का क्या है, जब मैं 200 के अंदर गया, पहला अंदर माने ये जो पहला स्टार है, ये वाला स्टार आपको लिख के दे देता हूं। क्यों अंदर जाने का मीनिंग क्या, दिस इज कॉल्ड एज, नाउ इन दिस स्टेटमेंट दिस इज कॉल्ड एज डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, दिस इज कॉल्ड एज डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर इन दिस स्टेटमेंट। अब इसमें क्या आया, सबसे पहले मैं सी के अंदर चला गया, सी के अंदर पड़ा 200। ठीक है, फिर उसके बाद जब 200 पे पहुंच गया, जब 200 पे पहुंच गया, उसके बाद मैंने फिर उसे डी रेफरेंस किया, तो 200 के अंदर पड़ा था 100, सबसे पहले सी के अंदर क्या पड़ा था 200, तो 200 को मैंने डी रेफरेंस किया, पहला डी रेफरेंस मतलब मेरे पास 100 आ गया। ठीक है, अब मैंने 100 को डी रेफरेंस किया, मतलब कि मैं यहां तक तो पहुंच गया, अब मैंने इसको डी रेफरेंस किया तो मेरे पास क्या आ गया 4। अब ये कैसे बना, 200 डी रेफरेंस दिस इज सेम एज दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। और इसके अंदर जब मैं यहां पहुंच गया तो मैंने क्या किया, वहां पे 5 रख दिया, मतलब 4 को काट के वहां पे 5 रख दिया, मतलब ये 4 को काट के यहां पे 5 रख दिया। ठीक है, इसका मीनिंग ये था। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द स्टेटमेंट दिस, अब ये जो स्टेटमेंट है इज अपेंडेड टू द अबव प्रोग्राम, ये मेरा अबव प्रोग्राम है, अगर ये स्टेटमेंट मैं यहां पे रख देता हूं तो बी की वैल्यू क्या होगी। अब बी क्या कह रहा है कि जो पॉइंटर टू सी है उसका जो इंटीजर पॉइंटर टू इंट है वहां पे मेरी वैल्यू रख दी जाए, बी के अंदर वो वैल्यू डाल दी जाए जो यहां पे एग्जिस्ट करती है। अब यहां पे एग्जिस्ट क्या वैल्यू करती है, ये वाली, और यहां पे क्या है 5, और इस वैल्यू को डी रेफरेंस करके बी में डाल दिया जाए, मतलब 100 को काट के यहां पे 5 डाल दिया जाए। इसका मीनिंग ये है क्योंकि बी को मैंने असाइन कर दिया, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ध्यान से पढ़ना जब भी पॉइंटर की बात करनी है। ठीक है, पहले यहां पे जो स्टार स्टार सीधा वहां पे तो ये था, लेकिन वो इंटीजर जो पॉइंटर है ये डिफाइन करता है कि बी पहले का पॉइंटर था। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल में मुझे वैल्यू चेंज करनी है क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट की बात हो रही है, इसलिए मैंने बी के अंदर 5 डाल दिया जो कि स्टार स्टार सी डिनोट करता था। सो नाउ वैल्यू ऑफ बी बिकम्स 5, दिस इज द आंसर। यहाँ पे क्या, वैल्यू ऑफ बी विल बी द एड्रेस ऑफ सी, नो इट इज ऑलरेडी डीरेफरेंसिंग। वैल्यू ऑफ बी इज अनअफेक्टेड, नो इट इज ऑलरेडी असाइंड विद 5 विच इज दिस। ठीक है, सो इसलिए वैल्यू ऑफ बी बिकम्स 5। ओके, let me check one thing first. Okay, nice. Now moving on to next question. इसमें क्या कहा guys, how many 2 input multiplexers? Okay, multiplexer क्या करता है, many to 1 करता है। सिंपल भाषा में 2 इनपुट्स हैं अगर A और B तो ये 2 to 1 कर देगा, so 2 into 1। so ये मुझे पूछे इतने मल्टीप्लेक्सर कितने लगेंगे, आई रिक्वायर टू कंस्ट्रक्ट 2 की पावर 10 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। 2 की पावर 10 इज 1024। अगर मेरे पास 1024 इनपुट्स हैं तो मुझे 1024 इंटू 1 बनाना है। किससे बनाना है, इससे बनाना है, 2 की पावर 2 इंटू 1 से। तो कितने ऐसे मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे टू मेक दिस थिंग। ठीक है, तो बना लेते हैं। अगर मेरे पास 1024 इनपुट्स हैं तो 2 जाएंगी क्योंकि 2 इंटू 1 मैंने यूज करना है। ठीक है, अगर 2 मेरे पास एक में जाएंगे तो पहले मुझे क्या मिलेगा, 512 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे क्योंकि 2 इनपुट 1024 टोटल है। 1024 को जब मैंने 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 करूंगा मैं तो 2 कोई पेयर बन जाएंगे इनपुट्स में, तो 512 1024 डिवाइड बाय 2 तो 512 मेरे पास मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। तो आउटपुट्स कितनी आ जाएंगी, 512। और 512 को दोबारा जब 2 का पेयर बना के मैं मल्टीप्लेक्सर में डालूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे मल्टीप्लेक्सर, 256। यही गाथा चलती रहेगी
256 को करूंगा 128 को करूंगा देन आई विल हैव 64, देन आई विल हैव 32, देन आई विल हैव 16, देन आई विल हैव 8, देन 4, देन 2 एंड देन 1। लास्ट में जब मेरे पास एक मल्टीप्लेक्सर रह जाएगा जो कि 2 into 1 है, तो एक ही आउटपुट रह जाएगी जो कि मुझे यहां पे बनानी है। ठीक है, तो अब जब इन सभी का आप टोटल करेंगे, दिस विल बी 4 and 3 7 and 8 15 and 16 31 then 63 and it will be 127 1, तो यहां ये सारा कुछ आ गया मेरे पास 127। जब इन सभी को आप जोड़ेंगे तो इट विल कम अप एज 1023। सो 1023 मेरे पास मल्टीप्लेक्सर लगेंगे टू मेक दिस थिंग फ्रॉम दिस थिंग। ठीक है, सो 1023 इज माई answer on this question. Okay, moving on to next question. Okay guys, this question have been asked from physical level layer जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स की होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे ही अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे हो, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यही जो मैंने एनआईसी के वीडियोस लिए हैं लास्ट 3rd और 4th वीडियो में। दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू शैनन कैपेसिटी, और शैनन कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है B log base 2। किस चीज का log base 2? 1 plus S upon n, और जो S upon n है दिस इज कॉल्ड एज SNR विच इज मीन बाय सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सिंपल फॉर्मूला लगाना था यहाँ। कई बुक्स में इसे B लिखा हुआ है, कई बुक्स में इसे F लिखा होता है, कई बुक्स में यहाँ पे WB लिखा होता है। ठीक है, सो इट इज सेम, दिस इज कॉल्ड, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करनी है जो कि ये है 3000 हर्ट्ज या 3 किलो हर्ट्ज, जैसे आप लेना चाहें। तो इसका क्या आ गया 3000 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 2 किसका 1 प्लस एस अपॉन एन, और एस एन आर रेशियो में दे रखे 30 डेसिबल, तो 1 प्लस 30, सो यहाँ पे आ गया लॉग बेस 2 31 है ये। ठीक है, प्लस 3000 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3000, तो यहाँ पे क्या आएगा 3000 इंटू लॉग बेस 2 31 लेते हैं तो करीबन 32 इज द अपर लिमिट, तो 5 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इट विल बी अराउंड 15,000, थोड़ा 15,000 थोड़ा सा कम ही आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, इट विल कम अप 15,000। ठीक है, ये मेरे पास शैनन कैपेसिटी आ गई विच विल बी इन बिट्स पर सेकंड, और अगर आप किलोबाइट्स में, वैसे ये बिट्स पर सेकंड में होगा, 15 kbps हो जाएगा ये। ठीक है, सो आंसर विल बी बी 15,000। ठीक है, बिट्स पर सेकंड में आएगा ये। ओके, मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। गाइस, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में है क्या कि मुझे ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम दे रखा है ये यहां तक, और मुझे हर इनपुट को रन करके देखना पड़ेगा। जो भी मेरे पास ये अलग अलग एरेज हैं, अलग अलग एक्स की वैल्यू है। ठीक है, और ये अलग अलग एरे दिए हुए हैं और हर इनपुट अलग है, इसलिए हर इनपुट को रन करके देखना पड़ेगा, और इसमें ये बताना है कि x क्या इनपुट आएगी, क्या इनपुट आएगी भी कि नहीं आएगी। ये है पहले आपको इसका, हम इस क्वेश्चन में थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट कंप्लीटली। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आएगा, अगर x 10 से कम है, हमें ढूंढना है कि x एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और x 10 से कम है, तो 10 से कम वो 1 2 3 4 9 अप टू 10 कहीं भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 भी हो सकता है, और 1 to 9 कहीं भी हो सकता है, क्योंकि x कम 10 से कम है। इफ वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, सो इस केस में आएगा नॉट फाउंड, और इस केस में आ जाएगा फाउंड। ठीक है, अब यहां पे सेकंड केस में क्या, x इज लेस देन 1, मतलब x इज इक्वल टू 0, लेट्स से हाइपोथेटिकली। ठीक है, एक ही कंडीशन है, और 1 से 19 तक का एरे है, तो यहां पे क्या आ जाएगा नॉट फाउंड। ऑप्शन डी में क्या है, 2 से लेकर 20 तक सारे के सारे मेरे पास लगभग वो इवन नंबर दे रखे हैं, और x भी मेरा 2 से 20 के बीच में ही कहीं है, और x है भी इवन, मतलब यही कोई ना कोई वैल्यू होगी जो एरे में दी हुई है। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा x इज इन द एरे। लेकिन जो ये क्वेश्चन सी है, ये ऑप्शन पॉइंट 2 है, इसमें बहुत ही बढ़िया चीज दी हुई है कि जो x, जो मेरा सबसे पहले जो x है वो 2 से बड़ा है, लेकिन मेरे एरे में सारे वैल्यूज 2 हैं। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जी आ जाएगा x इज नॉट इन द एरे, बट नो, x विल बी, मतलब जो ये प्रोग्राम जिस हिसाब से लिखा गया यहाँ पे, ये प्रोग्राम कभी कंप्लीट नहीं होगा, इट विल बी एन इन्फिनाइट लूप। आई विल रन दिस ऑप्शन, यही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, इसमें पूछा ही गया है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स ऑफ y एंड x डज द प्रोग्राम फेल।
सो यहां पे जब इन्फिनाइट लूप होगा तो यहां पे प्रोग्राम फेल करेगा। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद ऑप्शन सी। सो अब क्या है, सी में क्या है कि जो मेरा y जो है जिसमें 10 इनपुट्स हैं, जो मेरा एरे है, तो उसे एरे को बना लेते हैं। इंडेक्सेस विल बी 0 to 9। गाइस इस क्वेश्चन में पता है क्या, इस क्वेश्चन में पेशेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी गलत पढ़ लिया या पेशेंस लूज कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए पेशेंस एग्जाम में बहुत जरूरी है। अब मैंने y को भर लिया, जैसे मुझे कंडीशन दी गई थी कि सारे के सारे 2 हैं और जो x है वो ग्रेटर देन 2 है। मान लीजिए x 3 है विच इज ग्रेटर देन 2, तो कंडीशन इज फुलफिलिंग, मैंने x को 3 मान लिया और मुझे उसके साथ कोई कंडीशन नहीं दे रखी अगर आप सी पॉइंट में देखे तो। ठीक है, सो नाउ यस, सो नाउ व्हाट आई हैव इज कि f जो मेरा इंट y जो मेरा ये वाला है और जो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली 3, ये दोनों मैंने यहाँ पे इनपुट करा दी। अब मेरे पास कुछ वेरिएबल्स मैंने ले रखे हैं, लेट मी डिक्लेयर विद u j k एंड i एंड j मैंने पहले ही ले लिया। एंड लेट से और कुछ हमारे पास कोई वेरिएबल है, मान लीजिए यहाँ पे मैं x ही ले लेता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे 3 ली है मैंने, u j के डिक्लेयर कर दिए, i की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 ले ली एंड j दिस इज j की वैल्यू मैंने ले लिया 9 और i की वैल्यू मुझे दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे डू वाइल है। डू वाइल में क्या होता है, पहले एक बार तो कंडीशन रन करी बिना किसी कंडीशन चेक के, जो भी मेरा कोड स्निपेट होता है वो एक बार तो एटलीस्ट रन कर ही लेता है। ठीक है, सो मैं रन कर देता हूँ k इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2। सो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आई प्लस जे बाई 2, i क्या है 0 प्लस 9 आई प्लस जे, ये मेरा j है, बाई 2 विच विल कम अप एज 4.5, 9 बाई 2 4.5। तो मैं लोअर बाउंड लेता हूँ इंटीजर, क्योंकि इंटीजरली डिक्लेयर्ड है ये, तो आई विल टेक एज 4। तो दिस इज माई फर्स्ट प्रोबिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 4 आ गया, k की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे क्या कहा गया, इफ y ऑफ k इट मींस y ऑफ 4, क्योंकि k की वैल्यू 4 है, इज लेस देन x। अब y ऑफ 4 में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। ठीक है, और x में क्या पड़ा, 3। यस दिस इज ट्रू, 2 इज लेस देन 3। तो क्या करना चाहिए, i में k की वैल्यू डाल दो, तो i में 0 को कट करके k की वैल्यू डाल दो 4। ठीक है, ये एल्स स्निपेट है, ये रन नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फेल नहीं हुई। जब मेरा ये कोड स्निपेट एक बार रन होगा तो आई विल चेक द कंडीशन, तो ये मेरी कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, y ऑफ k इज नॉट लेस देन इक्वल टू x, x क्या है 3। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y ऑफ 4 इज नॉट इक्वल टू x विच इज 3 इज नॉट इक्वल टू 2। ये मेरी कंडीशन इज ट्रू। यस, एंड दिया है, मतलब ये कंडीशन प्रूव होनी चाहिए, i मस्ट बी लेस देन j। i क्या है, दिस वैल्यू इज फॉर i, दिस इज 4 इज लेस देन j क्या है 9 है मेरे पास। यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, इट मींस दिस लूप विल अगेन कम इनटू पिक्चर टू रन। तो दोबारा रन कर लेते हैं, k की वैल्यू अब क्या होगी, i प्लस जे बाई 2। i की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है, और j की वैल्यू 9 है, तो 4 प्लस 9 बाई 2, k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज 13 बाई 2 6.5 आएगा। तो लोअर बाउंड विल बी टेकिंग 6। नाउ दिस विल बी अ न्यू प्रोब। ठीक है, तो अगेन y ऑफ 6 विच इज अगेन 2 इज लेस देन अगेन 3, x तो स्टैटिक है 3 ही रहेगा। ठीक है, फिर जब ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 इज लेस देन 3, तो i में k की वैल्यू डाल दो, तो अगेन 4 को काट के मैंने यहाँ पे 6 कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं फिर कंडीशन चेक करूंगा y ऑफ k विच विल बी 2, क्योंकि सारी ही वैल्यूज 2 हैं। 2 इज नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। i इज लेस देन j, अब i की वैल्यू है 6, j की वैल्यू 9। यस दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज 6 इज लेस देन 9। सो अगेन मेरा ये वाला लूप चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, i प्लस j। अब i की वैल्यू क्या है 6 और j की वैल्यू क्या है 9, तो 9 6 15, 15 बाई 2 इज 7.5, आई विल टेक एज 7। तो यहां पे प्रूव होगा। ठीक है, अगेन वही सारा चक्का चलेगा, वही सारी वैल्यूज चलेंगी, लेकिन i में अब k की वैल्यू है तो यहां पे मैं 7 कर देता हूं। ठीक है, y 2 इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 7 इज अगेन लेस देन 9, तो फिर ये लूप चलेगा। तो अब क्या है, 7 प्लस 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो जब 7 + 9 आ जाएगा तो क्या होगा, 7 + 9 विल बी 15। आई थिंक सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो 7 + 9 सॉरी 16, 7 + 9 by 2 that is 16, 16 by 2 will be 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 वैल्यू होगी, k की वैल्यू अब 8 है, यहाँ पे लिख देता हूँ k की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो y of k अब मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा। ठीक है, दैट इज 2, 2 इज अगेन लेस देन 3। फिर i में k की वैल्यू डाल दूंगा, तो यहाँ पे डिलीट करके 8 डाल देता हूँ, ये i की वैल्यूज चल रही है हमारी। ठीक है, फिर उसके बाद y, इसके बाद क्या है, y k 2 इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 8 इज अगेन लेस देन 9, i लेस देन j। ठीक है, 8 इज अगेन लेस देन 9। फिर ये लूप चलेगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 + 9 17, 17 by 2 which will again come as 8.5। लोअर बाउंड लेंगे फिर 8 आ जाएगा, 17 by 2 will be 8.5, लोअर बाउंड लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 इज, जो यहाँ पे क्या है, 2 इज अगेन लेस देन 3, आई में अब 8 फिर आ जाएगा, तो 8 पे ही ये वैल्यू यहाँ पे लूप इन होती रहेगी, आगे जाएगा ही नहीं सिस्टम। ठीक है, सो 8 पे यहाँ पे इन्फिनाइट लूप चलता रहेगा। यही मैंने शुरू में आपको बताया था कि C में बेसिकली ऑन 8th दिस विल बी एन इन्फिनाइट लूप, दैट्स व्हाई प्रोग्राम फेल कहाँ पे होगा, इन्फिनाइट लूप पे, बिकॉज A, B और D में कोई ना कोई वैल्यू आई गई। वैल्यू क्या आएगी, या तो X एरे में होगा जो मेरे एरे है, या X नहीं होगा। लेकिन अगर इन्फिनाइट लूप चलता जाएगा तो ये वाला कोड स्निपेट है, ये कभी भी रन नहीं होगा। सो इसलिए ऑप्शन C इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने रन करके दिखाया आपको। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।